चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले 25 सवालों के ऊपर, जहाँ पे अब धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा। ज़्यादा कुछ टफ नहीं कहूँगा मैं उसको, बट थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होकर कुछ आंसर्स के जवाब देने होंगे आगे। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 26 आता है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, स्पेशल स्किल एंड नेचर ऑफ जॉब। तो अब यहाँ पे उसने बेसिस आपको खुद बता दिया, कह रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है आपको, और बेसिस उसने बता दिया कि स्टेज के हिसाब से बताओ। तो बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या है? सेकेंडरी स्टेज। स्पेशल स्किल की बात करो, बुक कीपिंग में चाहिए नहीं होती है और अकाउंटिंग में चाहिए होती है। नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो बुक कीपिंग क्या है? रूटीन नेचर का जॉब है, और अकाउंटिंग क्या है? आपका एनालिटिकल नेचर का जॉब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। ये चीज़ भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी हुई है, जहाँ पे हमने बेसिस देखे थे और उसके साथ साथ में इसको डिफाइन करके चले थे। अगला, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो आपने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखी थी वही आपकी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, HR अकाउंटिंग, ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। 5 एडवांटेजेस बताने हैं अकाउंटिंग के, हमने बहुत सारे एडवांटेजेस लिखे थे, आप आराम से 5 एडवांटेजेस यहाँ पे बता के चलोगे। 4 लिमिटेशंस बताने के लिए कह रहा है, ये भी आप बता दोगे। क्या सर इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं? ऐसे सवाल नहीं आते हैं, जस्ट ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको दिए हुए हैं। ऐसे डिट्टो इतने बड़े बड़े ब्रीफ करने के लिए 5 एडवांटेजेस थ्योरी में जनरली नहीं देखे जाते। कुछ ऐसा ही चमत्कार आपके साथ हो जाए, आपकी जिंदगी के साथ हो जाए तो अलग बात है, बट ऐसा पाया नहीं गया है पास्ट एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है सर, अगला ये पाया गया है, देखो ये तो आपको एग्जाम में दिख भी रहा है, KVS 2022 में आया, 2019 में आया, 2 बार आ गया, मतलब कि इस सवाल के अंदर कुछ तो खासियत जरूर होगी। कह रहा है 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। भाई साहब 4 ही होते हैं, 5वां तो हमने लिखवा दिया था फेथफुल प्रेजेंटेशन, अदरवाइज होते कितने हैं? 4 ही होते हैं। तो कह रहा है चारों को एक्सप्लेन करना है। कौन से 4 हैं सर? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस देखो, ये हर फ्रेम में हर तरीके से आपके सामने आ चुका है। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो आगे भी इसको MCQ में भी इसके सवाल मिलेंगे, आपको फिलिप्स में भी मिलेंगे, तो इसलिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट है। अगला, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एक्सप्लेन। भाई साहब कितनी बार पूछोगे, हमने बार बार बता दिया कि अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होने चाहिए? मॉनेटरी होने चाहिए। नॉन मॉनेटरी को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप आराम से एक्सप्लेन कर दोगे कि अकाउंटिंग का नेचर जो होता है वो क्या होता है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट को रिकॉर्ड करता है, और इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट जिसको कि मनी के टर्म में मेजर किया जा सके। तो इसलिए सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, अदर देन्स को नहीं करते। अगला कहता है, एक्सप्लेन करो कंपेरेबिलिटी एज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आपने आंसर वाले पार्ट में देखा था कि हमने कहा था हाँ जी कंपेरेबल होना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, और उसके अंदर उसके 2 कारण बताए थे, एक इंटर फर्म कंपैरिजन था और एक आपका इंटर पीरियड कंपैरिजन था। उसी चीज को आप घुमा फिरा के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे, आपका काम चल जाएगा। अगला सवाल आता है, अब यहां से आपका थोड़ा सा एक लेवल ठीक ठाक होने वाला है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब बताइए जी, ये अब आपका थोड़ा सा यहां से मैं आपका टेस्ट लूंगा, जहां पे आपसे कोशिश करेंगे कि आप पहले उसको कुछ अटेम्प्ट करें, कुछ अपने दिमाग में एक आंसर सोचें, उसके बाद मैं तो खैर हूं ही बताने के लिए। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि पहले के जमाने में, जैसे कि इसी का क्वेश्चन, इसको क्यों हम बोल रहे हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चन है, हमने अभी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा कि कैसे अकाउंटिंग का जो रोल है वो समय के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। तो इसी के अंदर बोल रहा है कि बताओ आज के टाइम में हम अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं, वो तो ठीक है, ट्रेडिशनली क्या किया करते थे। तो आपको पता है ट्रेडिशनली अकाउंटिंग में क्या किया करते थे? सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग। तो ट्रेडिशनल फंक्शन क्या होगा हमारे अकाउंटिंग का? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एज सिंपल एज दैट। बस प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। दिस इज योर 1 मार्क क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन का लेवल, आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा हाईफाई होगा तो इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा उसको घुमा देगा। इस एक वर्ड ने आपको थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है अटकाया हो। जो लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए बहुत अच्छी बात है। एक बात मेरी और यहाँ पे ध्यान रखें कि जैसे हम यहाँ पे कुछ 100-125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप ये समझ लेना इसके अंदर कि अगर कोई बच्चा इसका 25% भी इस स्टेज पे समझ पा रहा है ना, तो वो जीनियस है, और जो 25 से ऊपर समझ पा रहा है वो तो भाई साहब महान है। उस जैसा जीनियस तो पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये मत समझिए कि आपने किसी एक नए सब्जेक्ट का, जो आपने जिंदगी में कभी सुना नहीं, उस एक नए सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर आपने पढ़ा, और उस एक नए चैप्टर के ऊपर जब आप 100 क्वेश्चन करने बैठे और 100 के 100 आप ठीक कर लेंगे तो सोचो आप क्या ही हो जाओगे। ऐसा संभव नहीं है। तो इसके अंदर से अगर आप 25-30 क्वेश्चन भी ठीक समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर गुड, यू आर जीनियस।
और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका बेस बिल्डिंग के लिए है। अभी आपका अध्याय अकाउंटिंग का शुरू हुआ है। इट इज जस्ट लाइक कि आपको इंग्लिश बोलना है और अभी आप इंग्लिश बोलने के लिए क्या पढ़ रहे हो, ABCD ये पढ़ना शुरू कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है ABCD पढ़ना है अभी आपको। ये सिर्फ ABCD पढ़ने में सिर्फ यही हेल्प नहीं करता, ये आपको इंग्लिश बोलने तक हेल्प करता है। तो सेम एज अकाउंटिंग है, तो जब हम अभी बेस तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम इससे क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं, इससे हम एक बेस डेवलप कर रहे हैं जो कि हमारे आने वाले सभी चैप्टर्स में हमारी मदद करके चलेगा। ठीक है सर, तो ये बात मैं पीछे भी रिपीट की थी, फिर रिपीट कर दिया। आप भी कहोगे सर क्या एक ही बात बार बार बोलते रहते हो, कुछ नया बताओ। चलो जी, नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बताओ जी, बुक कीपिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कह रहा बुक कीपिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ये ऑब्जेक्टिव है, या फिर असरटेन करना नेट रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? बताओ जी क्या है। तो आपको पता ही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये वाला काम कौन करता है? ये वाला काम कौन करता है? ये करता है आपका अकाउंटिंग। और जो पहला वाला काम है वो कौन करता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स वाला बुक कीपिंग। ठीक है सर, अगला सवाल, recording of financial transactions and preparing financial statements are the only objective of accounting. Do you agree? क्या कह रहा है कि भैया रिकॉर्ड कर दिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और प्रिपेयर कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिर्फ यही काम है। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बताइए, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपने रिकॉर्ड किया और प्रिपेयर करके छोड़ दिया, जिसको देना था उसको दिया ही नहीं? हमारा अकाउंटिंग साइकिल एंड कब होता है? रिकॉर्डिंग से शुरू तो होता है। समराइज कर लिया आपने, एनालाइज भी कर लिया, लेकिन क्या किसी को कम्युनिकेट करोगे कि नहीं करोगे, या सिर्फ आप बना के रख लोगे? ऐसा नहीं करेंगे हम। हमें कहां तक पहुंचना है? हमें कम्युनिकेशन तक पहुंचना है। इसलिए कम्युनिकेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो, वी आर नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कहां जाके एंड होता है? जब आप इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हो? कम्युनिकेट कर देते हो। किसको? मैनेजमेंट को, या कह सकते हो कि उसके अल्टीमेट यूजर्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जिसको कि उसके बेस पे क्या लेना है? डिसीजंस। तब जाके आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अकाउंटिंग का कंप्लीट होता है। ओके सर, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, ऑन 1 Jan 2015 मिस्टर वडेरा was appointed as marketing manager of the firm with a salary of 7,50,000 per month. क्या बात है, बड़ी मोटी सैलरी मिल रही है। State whether this event will be recorded in the books of accounts. सर कितनी बार पूछोगे, कितनी बार पूछोगे? पहले भी पूछा था आपने कि अगर मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट तो है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। दिस इज द 36th क्वेश्चन। 37th पे आते हैं। A firm follows a practice of giving the figures of previous year along with the figures of current year. Now the accountant of the firm wants to discontinue this practice. Do you justify this decision? क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि एक जो अकाउंटेंट है वो क्या करता था? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता था, और जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता था तो इसके अंदर वो 2 कॉलम देता था। एक सपोज कीजिए उसने करंट ईयर बनाया, लेट्स से 2025, इसके साथ वो एक प्रीवियस ईयर भी हमेशा लिख के देता था 2024। ठीक है, इस पैटर्न को वो फॉलो करता था। दिस इज द गुड प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट? गुड प्रैक्टिस। क्योंकि जब भी आपके पास इस तरीके से प्रेजेंट होगा और आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा लेट्स से एसेट्स, तो आप जैसे इस साल का एसेट देखोगे आपको अगले पिछले साल का भी दिखेगा, आप क्विकली डिसाइड कर पाओगे कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अदरवाइज आपको एक स्टेटमेंट इसका उठाना पड़ेगा, एक प्रीवियस ईयर का उठाना पड़ेगा, फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू कि अगर वो इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करे तो। ऐसी वो लेट्स से सेल्स लिखता था, यहाँ 25 के लिखे और उसी के साथ बता दिया कि 24 में कितनी सेल हुई थी, तो आपके लिए कितना आसान हो गया कि भैया इस बार 10 करोड़ है, पिछली बार 5 करोड़ ही था, कि ओ वाओ हमने तो 100% इंक्रीज किया अपनी सेल्स के अंदर। तो इस टाइप से प्रेजेंट किया करता था। अब वो कह रहा है कि ना 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 ना, बेकार का काम हम ना करेंगे। वो कह रहा है इस प्रैक्टिस को हम डिसकंटिन्यू करते हैं। तो क्या आप इस डिसीजन से एग्री हो? क्या आप इसको जस्टिफाई करोगे? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इससे इसकी कौन सी क्वालिटी दूर हो जाएगी? एक क्वालिटी होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जिसका नाम है कंपेरेबिलिटी। ये क्वालिटी जो है वो इससे छिन जाएगी अगर आप डिसकंटिन्यू कर लोगे, तो ये करना उचित नहीं है। इस प्रैक्टिस को आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। दिस इज योर रिप्लाई। अगला सवाल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट
रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। कह रहा आपको ऐसे 2 ट्रांजैक्शंस बताने हैं जो कि ट्रांजैक्शंस तो हैं, इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन वो आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके नहीं चलते। हमने पीछे एग्जांपल दिए थे, वैसे एग्जांपल्स यहाँ दे सकते हो, जैसे कि आप स्ट्राइक्स जो है वो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गए। दूसरा आप कह सकते हो कि आपके मैनेजर ने रिजाइन कर दिया, जैसे अपॉइंटमेंट ट्रांजैक्शन नहीं है वैसे रेजिग्नेशन भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इस टाइप के आप एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये भी आपका ट्रांजैक्शन नहीं है। या फिर सिंपली कह लो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था आपने, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके अंदर टोटल 11 सवाल पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। इस 1 में 11 पॉइंट्स थे, 11 पॉइंट में से सिर्फ 4 या 5 पॉइंट थे जो कि आपके बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके अलावा सारे के सारे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। उनमें से कोई भी 2 यहाँ पे चिपका देना, कितना आसान है, ऑल्दो मैंने 2-4 बता ही दिए। अगला सवाल, अ फर्म हैज रिसीव्ड अ लार्ज ऑर्डर टू सप्लाई द गुड्स, विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कह रहा है लार्ज ऑर्डर मिला है आपको गुड्स सप्लाई करने के लिए, क्या उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? ना जी ना, ये भी हमारा सवाल वहां पे था, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बिकॉज दिस इज अ ट्रांजैक्शन नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगला सवाल, मिस्टर गणपति द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस फॉर ₹50 लाख, विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है मिस्टर गणपति है, प्रोप्राइटर है बिजनेस के, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बेचा तो है लेकिन क्या बेचा है? अपना रेजिडेंशियल हाउस, जहां ये रहते थे, अपना पर्सनल मकान जो है उन्होंने 50 लाख में बेच दिया। क्या बुक्स में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं। कौन सी ट्रांजैक्शन है? पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस का बिजनेस में कोई लेना देना नहीं होता। अगला 41 आता है आपका, मिस प्रीति एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डीलर गिफ्टेड अ वॉशिंग मशीन वैल्यूड 25,000 टू हर फ्रेंड सुरुचि, विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डीलर है ये मिस प्रीति, मतलब इनका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, इन्होंने एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दिया। वॉशिंग मशीन तो ये खरीदते होंगे, इनके बिजनेस में वॉशिंग मशीन तो रहता होगा, इन्होंने मतलब अपने बिजनेस से एक वॉशिंग मशीन उठाया जिसकी कीमत थी 25,000 रुपए और उसको दे दिया किसको? अपने फ्रेंड सुरुचि को। क्या इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? क्या बिजनेस से कोई लेन देन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मशीन जो बाहर जा रहा है वो कहां से जा रहा है? बिजनेस में से जा रहा है, तो इसलिए इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करके चलोगे। इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग, इसको कहते हैं क्या? ड्रॉइंग। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स ने, जो प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किया है और गुड्स क्या है यहाँ पे? वॉशिंग मशीन। ठीक है सर। अगला सवाल, हाउ इज अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ये एक लिमिटेशन थी, हमने देखा था लिमिटेशंस के अंदर कि अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल जजमेंट से आपके इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो ये कहा जा रहा है कि कैसे कैसे पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है आपका अकाउंटिंग, आपको ये बताने हैं। तो देखो बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे अकाउंटेंट को अपने डिसीजंस लेने होते हैं। अपने डिसीजंस का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपने एक लेट से कार परचेज करी अपने बिजनेस में, अब इस कार की जो लाइफ है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन का मेथड लगाना होता है। अब मेथड के लिए 2 चॉइसेस हैं, आप ये चुनेंगे कि ये चुनेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? पर्सनल जजमेंट। अगर ये चुनेंगे तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे, ये चुनेंगे तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे। अब ये किस प्रकार की चॉइसेस होती हैं ये आप आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, बट द थिंग इज कि कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स के अंदर जहां पे आपको चॉइसेस दिए जाते हैं और बिजनेस ऑनर्स या फिर बिजनेस के जो अकाउंटेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनमें से किसको चूज करना चाहिए। तो वो इसको चूज करेंगे तो इंपैक्ट डिफरेंट आएगा, इसको चूज करेंगे तो इंपैक्ट डिफरेंट आएगा, ऑल्दो बोथ आर करेक्ट। तो यहां पे इनकी क्या लग रही है? यहां पे इनकी पर्सनल जजमेंट लग रही है, जिसको जो सही लगता है वो यूज करके चलता है। तो इस टाइप की चीजें भी आपकी अकाउंटिंग में पाई जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है सर। अगला आते हैं, नेक्स्ट सवाल, मिस्टर विश्वनाथ ने स्टैब्लिश की एक ट्रैवल एजेंसी, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, आगे बताइए। ओवर द ईयर्स द ट्रैवल एजेंसी अर्नड हाई रेपुटेशन, बहुत अच्छी। मिस्टर विश्वनाथ कंसीडर्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ हिज ट्रैवल एजेंसी एट 750 लाख, ठीक है सर। ही वॉन्ट्स टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैन ही डू सो। क्या ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? बताइए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस में उसने बहुत मेहनत करी, और जब बिजनेस में मेहनत करते हैं तो बिजनेस की एक गुडविल बनती है। गुडविल क्या होती है कि एक मार्केट वैल्यू जो कि बिजनेस की स्टैब्लिश होती है। मतलब क्या है इस मार्केट वैल्यू का कि लेट्स से एक टाटा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये टाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 50 करोड़ की वैल्यू रखती है।
कितनी की वैल्यू रखती है? 50 करोड़ का इसके अंदर हमारा जो बिजनेस है वो उसकी वैल्यू कितनी है? 50 करोड़ रुपए। लेकिन इस टाटा की गुडविल इतनी अच्छी है कि इस 50 करोड़ के बिजनेस को कोई 200 करोड़ में भी ले लेगा। तो ये जो डिफरेंस है 150 करोड़ रुपए का, ये जो 150 करोड़ का डिफरेंस है, दिस इज व्हाट? दिस इज गुडविल। ये 150 करोड़ क्या है? ये टाटा की गुडविल है। ऑल्दो बिजनेस जो है उस बिजनेस की वैल्यू 50 करोड़ ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ गुडविल इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 200 करोड़। तो ये डिफरेंस है 150 करोड़ का, इसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही गुडविल इन्होंने भी अपनी आइडेंटिफाई करी 750 लाख का। क्या इस गुडविल को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो नहीं जी, इस गुडविल को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। सर ये क्या होता है? ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड आ गया। बिल्कुल दिल पे लेने की बात नहीं है। आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर कोई भी गुडविल आप खुद से जनरेट करते हो तो क्या इसमें कोई पैसा लगा है? नहीं जी। क्या इसमें कोई और फाइनेंशियल कंपोनेंट लगा है? नहीं। दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द मेजर कंपोनेंट, बट दिस कंपोनेंट इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर। ये जो कंपोनेंट है ये आपका फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। यही सपोज कीजिए कि आप एक बिजनेस परचेज करते हैं, सपोज कीजिए यही कोई बिजनेस आपका परचेज कर ले और जिसने परचेज किया उसने आपको कितने पैसे दिए? 200 करोड़ रुपए। तो उस 200 करोड़ के अंदर वो क्या बोलेगा कि 50 करोड़ का तो मैंने बिजनेस खरीदा है और 150 करोड़ का मैंने क्या खरीदा है? गुडविल खरीदी है। यहां पे गुडविल उसने खरीदी है। तो क्या इस गुडविल को वो रिकॉर्ड कर सकता है? बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकता है। क्यों रिकॉर्ड कर सकता है? क्योंकि इस गुडविल को उसने क्या दिए हैं? पैसे सामने वाले को दिए हैं, उसका फाइनेंस यहां पे इन्वॉल्व हुआ है, पैसे यहां पे खर्च हुए हैं, तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन जब इंसान ने खुद अपनी गुडविल को बनाई है, उसके लिए किसी को पैसे नहीं दिए हैं, किसी से वो गुडविल खरीदी नहीं है, तो ऐसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। इसमें आपने बनाया नहीं, आपने किसी कंपनी को खरीद लिया, आपको उसकी गुडविल भी मिल गई। तो अगर परचेज्ड गुडविल है तो क्या ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा? द आंसर इज यस। अगर परचेज गुडविल है तो क्या वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा? द आंसर इज यस। बट क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होंगे? द आंसर इज नो। रीजन आपको समझ में आ गया? इसमें आपने पैसे खर्च किए तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इट बिकम्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें आपने पैसे खर्च नहीं किए, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे बिकॉज ही इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आई। ये था थोड़ा आपका एनालिटिकल क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपके यहाँ पे डेवलप हो रहा है। व्हाट इज मेंट बाय क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन? हमने ये क्वेश्चन पीछे जब हमने आंसर वाले सॉल्व क्वेश्चन देखे थे वहां पे हमने इसको कवर किया था। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि रेपुटेशंस वगैरह हो गई, गुडविल वगैरह हो गई, ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं। दो ये इंपॉर्टेंट होती हैं बट इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, रीजन बीइंग क्योंकि इसमें फाइनेंशियल नेचर नहीं होता है। 45 ह्यूज लॉस अकर्ड ड्यू टू स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक किया, इसकी वजह से बहुत सारा आपका नुकसान हो गया। क्या इस नुकसान को आप रिकॉर्ड करोगे? तो आपसे सवाल किया गया, क्या उस नुकसान को आप रिकॉर्ड करोगे? तो आप मुझसे सवाल करोगे क्या इस नुकसान को रुपीस में बताया जा सकता है? कितने का नुकसान हुआ? आप कह रहे हो बहुत नुकसान हो गया भाई साहब, बहुत नुकसान हो गया, 4 दिन फैक्ट्री बंद रही, बहुत नुकसान हो गया। हमसे कहते हैं कितने रुपए का नुकसान हो गया? साहब वो तो नहीं पता, नुकसान हुआ ये पता है बट कितने का वो ये नहीं पता। तो अगर आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो फाइनेंशियल नेचर में, मॉनेटरी वैल्यू में अगर आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे तो क्या इसको रिकॉर्ड कर पाओगे? ये तो आपने सीखा है कि भैया मेजरमेंट ही नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग कहां से होगी। तो मेजरमेंट यहां पे नहीं की जा सकती, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अगर इस लॉस को मेजर किया जा सकेगा तो इसको रिकॉर्ड किया जा सकेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ड्यू टू यहाँ पे मेजरमेंट की अनअवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, अगला सवाल, if the accounting information is not clearly presented, which of the qualitative characteristics of the accounting information is violated? मतलब कि अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तो कौन सा वायलेशन होगा? अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो क्या रिलायबल नहीं है? बिल्कुल है। क्या रेलेवेंस नहीं है? बिल्कुल है। क्या कंपेरेबल नहीं है? बिल्कुल है। क्या अंडरस्टैंडेबल है? अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो क्या समझ में आएगा? ये समझ में नहीं आएगा। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे वायलेट हो रही है? यहां पे अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी वायलेट हो रही है। कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट दैट द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन इज अ रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल आइटम्स एंड इवेंट्स that have occurred depicts
विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो वो रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक्चुअल आइटम्स का। मतलब कि आप कुछ भी फर्जी रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप वही चीजें रिपोर्ट कर रहे हो जो एक्चुअल में घटी है। मतलब सेल हुई है तभी आप सेल दिखा रहे हो, परचेज हुई है तभी आप परचेज दिखा रहे हो, एसेट्स परचेज किए गए हैं तभी आप दिखा रहे हो, बैंक से लोन लिया है तभी आप दिखा रहे हो। मतलब जो आइटम्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक्चुअल हैं। और अगर आपने एक्चुअल प्रेजेंटेशन दी है तो उस केस में जो आपके पास ये कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट बिल्ट हो रहा है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसको हम क्या नाम देते हैं, कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो उसका नाम होता है क्या, रिलायबिलिटी। क्योंकि भैया इसकी जो ट्रांजैक्शंस है उसको वेरीफाई किया जा सकता है, वो रीजनेबल है, वो एक्चुअल है, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, दैट मीन्स कि वो रिलायबल है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे आपकी यूज हो रही है, वहां पे यूज हो रही है रिलायबिलिटी। तो वन वर्ड आंसर, सिंपली इसका आंसर दे दोगे आप। अगला सवाल, विच वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड अकाउंटेंट, कौन सी वैल्यू जो है वो गुड अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अकाउंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए जिससे कि बताया जाए कि हाँ जी ये जो अकाउंटेंट है ये बहुत अच्छा है। बताओ, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि अकाउंटेंट को बहुत सारी पावर दे दी गई। कैसी कैसी पावर दे दी गई कि भैया अकाउंटेंट चाहे तो विंडो ड्रेसिंग कर सकता है, अकाउंटिंग चाहे तो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को। तो उस केस में तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या चाहेंगे कि जो हमारा अकाउंटेंट हो वो बहुत अच्छा हो। और बहुत अच्छा का मतलब क्या है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए जिससे हम कहेंगे कि अकाउंटेंट जो है वो हमारा बहुत सही है। तो द वैल्यू इज कॉल्ड ऑनेस्टी। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि भैया अकाउंटेंट हमारा ईमानदार होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, और वो सारी चीज़ों को सही से रिप्रेजेंट करने के लायक होना चाहिए। किसी भी चीज़ को उसके अंदर धोखाधड़ी या छुपाने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ऑनेस्ट मैनर में अगर वो काम कर रहा है, ऑनेस्ट है, तो उस केस में हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, वो बहुत ही रिलायबल वहाँ पे क्रिएट हो पाएगी। तो दिस इज द वैल्यू विच वी फाइंड इन द गुड अकाउंटेंट, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। ठीक है सर। अगला सवाल, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म फाउंड एन एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट नीदर ही रेक्टिफाइड द एरर नॉट डिस्क्लोज्ड इट टू द मैनेजमेंट fearing that it will risk his job. Which value have been violated by the accountant? बताइए जी, कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसने वॉयलेट कर दी, जिस वैल्यू की हम बात कर रहे थे। मतलब कह रहा है अकाउंटेंट को एक गलती मिली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ना ही उसने उस गलती को ठीक किया और ना ही उसने किसी को डिस्क्लोज किया। मतलब ठीक नहीं भी क्या भाई, बता देता कि साहब ये गलती दिख रही है, इसको देख लो, ठीक कर लो। ना उसने उसको ठीक की, ना ठीक करने का प्रयास किया और ना ही किसी को डिस्क्लोज किया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। अपनी जॉब को बचाने के लिए उसने ये काम किया, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस चीज में इसने कौन सी वैल्यू को वायलेट किया है? तो जिस वैल्यू की हम बात कर रहे थे, जो कि एक अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए, विच इज कॉल्ड ऑनेस्टी और यू कैन से ट्रस्ट। तो ऑनेस्टी और ट्रस्ट जो थी वो यहाँ पे वायलेट आपकी हो गई है। ठीक है सर। अगला सवाल, ये बहुत लेमन लैंग्वेज का सवाल था, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हैं। सीधी सी बात है कि भैया अकाउंटेंट एक अच्छा कौन माना जाएगा, उसके अंदर कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए? तो भैया ईमानदार होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है मतलब वो क्या वायलेट कर रहा है? वो अपनी ईमानदारी नहीं दिखा रहा, वो अपना भरोसा नहीं दिखा रहा है। अगला सवाल आता है आपका, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। आपके चेहरे पे स्माइल दिखते हुए कि चलो फाइनली थ्योरी का पार्ट यहाँ पे कवर अप हो गया, खत्म हो गया। द क्वेश्चन इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Accounting records business transactions and events which are financial nature, which are of financial nature. Do you consider it a limitation of accounting? क्या आप इसको एक accounting की limitations कहते हो? जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये एक लिमिटेशन इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस भी है, कई ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस भी है जो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन वो आपका फाइनेंशियल नेचर नहीं है, इसलिए आपने उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाला नहीं। अब इसमें अगर आपने डाला ही नहीं तो जब डिसीजन मेकिंग के टाइम पे क्या ये सारी बातें इस स्टेटमेंट में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। और नहीं मिलेंगी तो क्या उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग हो पाएगा जो कि तब हो पाता जब इसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस भी एंटर हुए होते जो कि फाइनेंशियल नेचर के नहीं है। ठीक है,
तो ऑब्वियस ही बात है, इसको एक प्रकार का लिमिटेशन कहा जा सकता है कि भैया डिसीजन मेकिंग के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट तो हैं लेकिन 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अलावा भी अदर अपने को ट्रांजैक्शंस जो हैं वो देखने पड़ेंगे और उस ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन के बेसिस पे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आप डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको इग्नोर कर दिया गया है ये कहते हुए कि उसको फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिमिटेशंस। वेरी एग्रीड पॉइंट, एज सच कोई यहाँ पे कंफ्लिक्ट डेवलप नहीं होता है। चलिए सर, तो दीज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, हमने मोर और लेस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हर एंगल से यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। अब हम कुछ बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें फिलअप्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम आगे चल के कवर करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और देते हैं अपने आपको थोड़ा सा आराम, फिर कंटिन्यू करेंगे।